हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन पढ़ने वाले हैं पी ब्लॉक। पढ़ ही रहे थे, सेकंड लेक्चर है पी ब्लॉक का और पढ़ रहे हैं बस। ठीक है, तो थोड़ा सा गैप आ गया यार फर्स्ट लेक्चर को सेकंड लेक्चर के बीच में। तो उम्मीद करता हूँ आप सबने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा। फर्स्ट लेक्चर देखा है तो अब आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो आ जाओ, बातें करते हैं। सेकंड लेक्चर अपन करते हैं अपन स्टार्ट। तो अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था रिएक्शन विद वाटर, पानी के साथ में इसकी रिएक्शन कैसी होगी उसकी अपन ने बात कर ली थी। अब बात करेंगे अपन रिएक्शन विद एसिड, एसिड के साथ में, अम्ल के साथ में कैसी रिएक्शन होगी उसकी बात करेंगे। चलो, तो बोरोन जो है वो डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 जैसी जो नॉन ऑक्सीडाइजिंग जो एसिड्स हैं उनसे प्रभावित नहीं होता है, जबकि बाकी के जो जितने भी बचे गए ना वो सारे इनसे हो जाते हैं ना, वो सारे क्या है H2 बना लेते हैं रिएक्शन करके। जैसे आपका एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, गैलियम हो गया, ये सारे क्या हैं, ये सारे ये जो डाइल्यूट एसिड्स हैं, नॉन ऑक्सीडाइजिंग जो एसिड्स हैं, इनके साथ में भी रिएक्शन कर लेते हैं और क्या बना लेते हैं, H2 बना लेते हैं। लेकिन बोरोन जो है वो नहीं करता है। तो बस यही लिख रखा है यहाँ पर, बोरोन जो है वो डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4 जैसे नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स हैं उनसे प्रभावित नहीं होता है, जबकि अन्य तत्व जो बच गए आपके वो रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, H2 गैस बना लेते हैं। बोरोन नहीं करता है, बाकी जितने बच गए वो क्या कर लेते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं। बाकी कौन से बच गए, जो 13वें ग्रुप के अंदर आएंगे। अपन कौन सा ग्रुप पढ़ रहे हैं, 13th ग्रुप पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक के अंदर। तो 13th ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी तत्व हैं वो सारे कर लेंगे, सिर्फ बोरोन को छोड़ के, है ना। तो यहां पर एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम देखो HCl के साथ में मिलकर क्या बना रहा है, AlCl3 और साथ में H2 गैस बना रहा है। तो ये मैंने आपको बताया H2 गैस बनाता है। ठीक है, चलो अब बात करें कंसंट्रेटेड H2SO4 अगर हो, ये तो अपन ने बात कर ली किसकी, डाइल्यूट की बात कर ली भाई। डाइल्यूट अगर है तो बोरोन रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन बाकी सारे एलिमेंट कर लेते हैं। लेकिन अगर कंसंट्रेटेड हो, ठीक है, अगर कंसंट्रेटेड हो कौन, H2SO4 HNO3 जैसे ऑक्सीडाइजिंग एसिड, कंसंट्रेटेड H2SO4 कंसंट्रेटेड HNO3 जैसे ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ में सभी के सभी तत्व जो हैं वो प्रतिक्रिया जो है वो कर लेते हैं। देखो नॉन ऑक्सीडाइजिंग जो एसिड्स हैं, जैसे डाइल्यूट आपका H2SO4 हो गया, डाइल्यूट HCl हो गया, इसके साथ में बोरोन रिएक्शन नहीं करेगा, बाकी के सारे जो हैं वो रिएक्शन कर लेंगे। एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम सारे कर लेंगे ना। वही बात करें अपन कि ऑक्सीडाइजिंग एसिड जैसे कंसंट्रेटेड H2SO4 हो गया, कंसंट्रेटेड HNO3 हो गया, इनके साथ में सारे के सारे एलिमेंट्स कर लेंगे, उसके साथ में बोरोन भी कर लेगा। ठीक है, तो सभी तत्व जो हैं वो इसके साथ प्रतिक्रिया कर लेते हैं। उसके बाद बात करें ऑक्साइड बनने के कारण HNO3, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में रिएक्शन करने पर Al और Ga निष्क्रिय हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टार भी मार्क किए हुए हैं, तो बहुत ही ध्यान से सुनना यार, है ना, क्या बोलना चाह रहा है ये, वो ध्यान से सुनना कि ऑक्साइड बनने के कारण जब अपन कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, किसकी करवाएंगे, Al या फिर Ga, Al या फिर Ga की रिएक्शन किसके साथ में करवा रहे हैं अपन, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में, HNO3 के साथ में। तो ये रिएक्शन तो करते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम और गैलियम जो है वो कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में जब रिएक्ट करेंगे, जो रिएक्शन तो करेंगे, लेकिन क्या करते हैं ये, जैसे ही इसके थोड़ा सा रिएक्शन स्टार्ट होगी ना, जैसे ही थोड़ी सी रिएक्शन स्टार्ट होगी, मान लो क्या एल्यूमिनियम है, जैसे ही क्या थोड़ी सी रिएक्शन स्टार्ट होगी तो ये क्या करेगा, HNO3 के साथ मिलकर क्या बना लेगा, अपने ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर बना लेगा, ऑक्साइड क्या बना लेगा, एक अपने ऊपर एक परत बना लेगा। ठीक है, ऑक्साइड ये क्या बना लेगा, अपने ऊपर एक परत बना लेगा, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो अब क्या होगा, HNO3 की थोड़ी सी रिएक्शन करी इसने, एल्यूमिनियम की रिएक्शन जब अपन HNO3 के साथ में करवाते हैं तो ये थोड़ी सी रिएक्शन करता है HNO3 के साथ में, और थोड़ी सी करते ही क्या बना लेता है, अपने ऊपर एक अपने ऊपर क्या है, ऑक्साइड की एक परत बना लेता है, बना ली ऑक्साइड की परत। अब बाकी का जो HNO3 बच गया ना, बाकी का जो HNO3 बच गया ना, बाकी का जो HNO3 बच गया वो अंदर जा ही नहीं पाएगा, वो अंदर जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको बाहर ही रोक लेगा कौन, ये ऑक्साइड की जो लेयर बच गई, जो बन गई है, ऑक्साइड की जो लेयर बन गई है वो इसको बाहर ही रोक लेगी, अंदर नहीं जाने देगी, अंदर इसको नहीं जाने देगी। तो बाकी का जो एल्यूमिनियम है वो क्या रह जाएगा, सेफ रह जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी सी रिएक्शन करते हैं, उसके बाद में क्या बना लेते हैं, ऑक्साइड की परत बना लेते हैं, और ऑक्साइड की परत बनने के कारण ये क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम और गैलियम दोनों ही ये काम करते हैं। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए कि एल्यूमिनियम और गैलियम की जब रिएक्शन करवाते हैं अपन किसके साथ में, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या करते हैं, अपने ऊपर एक ऑक्साइड की परत बना लेते हैं और क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। तो ये पहले बात कर ली किसके साथ, किसकी, रिएक्शन विद एसिड, एसिड के साथ में जब रिएक्शन करते हैं तो उसकी मैंने आपको बात बता दी। एक बार वापस समअप कर देता हूं।
कि भैया नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड जैसे डाइल्यूट HCl हो गया, डाइल्यूट H2SO4 हो गया, इसके साथ में बोरोन रिएक्शन नहीं करेगा, बाकी सारे के एलिमेंट्स रिएक्शन करके और H2 गैस बना लेते हैं। वही बात करें अपन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स कौन सी होगी, कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड HNO3, इनके साथ में सारे के सारे एलिमेंट्स रिएक्ट कर लेंगे। फिर बात करें अपन एल्यूमिनियम और गैलियम की, एल्यूमिनियम और गैलियम जो कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में रिएक्शन तो करते हैं, लेकिन थोड़ी सी रिएक्शन जैसे ही करेंगे अपने ऊपर क्या बना लेंगे, ऑक्साइड की परत बना लेंगे। अब ऑक्साइड की जब परत बन गई तो बाकी का HNO3 अंदर जा नहीं पाएगा तो आगे की रिएक्शन जो है वो हो नहीं पाएगी, तो ये क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। चलो फिर बात करें अपन रिएक्शन विद एल्कलीज, एल्कली के साथ में मतलब क्षार के साथ में रिएक्शन, अम्ल के साथ में देख लिया अपन, अब क्षार के साथ में इनकी रिएक्शन देखते हैं। तो बोरोन, एल्यूमिनियम और गैलियम BALGA बैंगन आलू गाजर के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन इंडियम और थेलियम नहीं करते, ठीक है। बोरोन, एल्यूमिनियम और गैलियम जो वो क्षार के साथ में रिएक्ट करते हैं, लेकिन आपके जो इंडियम और थेलियम जो है वो रिएक्ट नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन, इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। बोरोन, एल्यूमिनियम और गैलियम जो है वो तो क्षार के साथ में रिएक्ट कर लेते हैं, लेकिन इंडियम और थेलियम नहीं करते हैं बाबू, ठीक है। चलो ये क्या है, M प्लस NaOH क्या यहाँ पर क्षार है, ठीक है। M क्या हो सकता है यहाँ पर, मेटल है, मेटल कौन से, एल्यूमिनियम और गैलियम, इसके H2 के साथ में जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बन जाएगा, ये NaMO2। M क्या है यहाँ पर, एल्यूमिनियम और गैलियम, तो सब आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पर M की जगह पर एल्यूमिनियम लिया तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, NaAlO2 बन जाएगा। अगर आपने गैलियम लिया तो क्या बन जाएगा, NaGaO2 बन जाएगा, साथ में H2 गैस, ठीक है। अब अपन ने बात ये भी करी थी कि भैया बोरोन, एल्यूमिनियम और गैलियम तीनों क्षार के साथ में रिएक्ट करते हैं, तो एल्यूमिनियम और गैलियम की तो आपने बात कर ली। बोरोन कहां पर रिएक्शन करी, तो ये बोरोन की रिएक्शन देखो, बोरोन जब NaOH के साथ में रिएक्शन करता है क्या बनाता है, सोडियम बोरेट बनाता है। वापस ध्यान से सुनना, एल्यूमिनियम और गैलियम रिएक्शन करेंगे, ठीक है, तो NaMO2, M की जगह अपन कुछ भी रख देंगे ना, ये एल्यूमिनियम और गैलियम जो भी अपन लेंगे उसमें से कुछ सा भी रख देंगे। वही बात करेंगे बोरोन की रिएक्शन करवाएंगे इसके साथ में NaOH क्या क्षार है, तो बोरोन की जब अपन क्षार के साथ में NaOH के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनाता है, ये सोडियम बोरेट बनाता है। क्या बनाता है, सोडियम बोरेट, ठीक है। चलो अब बात करेंगे अपन ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स। ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स किसकी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, वही अपन क्या पढ़ रहे हैं, 13th ग्रुप पढ़ रहे हैं, 13वां ग्रुप पढ़ रहे हैं। तो 13वें ग्रुप के अंदर जितने भी तत्व हैं उनके ही अपन ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे। चाहे अपन बोरोन की ऑक्साइड, बोरोन ऑक्साइड की बात कर लें अपन, बोरोन की ऑक्साइड, एल्यूमिनियम की ऑक्साइड, तो इनकी बात करने वाले हैं ना, इनका नेचर कैसा है, इनकी प्रकृति कैसी है उसकी बात करेंगे, चलो, है ना। तो क्या B2O3, ठीक है, बोरोन की B2O3 कहां से आ गया, B2O3 आएगा ना, BE लिख दिया गलती से, बेरिलियम हो गया ना यार, ये तो गलती हो गई, राणा जी मुझको माफ करना। ये लो जी भैया B2O3, अब ठीक है, ठीक है, वो तो बेरिलियम हो गया ना, ये अब ठीक है, बोरोन की ऑक्साइड है, ये बोरोन की ऑक्साइड है, ठीक है, ये एल्यूमिनियम की ऑक्साइड है, ये गैलियम की ऑक्साइड है, ये इंडियम की, ये थेलियम की ऑक्साइड है। भैया दिख रही है, इनकी खास बातें क्या है वो बताओ हमें। तो ये आपकी ऑक्साइड है, 13वें ग्रुप की क्या है, ऑक्साइड है। यहां पर मैं लिख भी देता हूं, ये क्या है, 13th ग्रुप की ऑक्साइड, 13th ग्रुप ऑक्साइड्स। ग्रुप की स्पेलिंग गलत हो गई, बोलो क्या आती नहीं स्पेलिंग, ग्रुप ऑक्साइड्स, ये 13वें ग्रुप की ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, बोरोन की, एल्यूमिनियम की, गैलियम की, इंडियम की और थेलियम की। अब इनकी खास बातें सुन लो जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, आप अपने लिए जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान से सुन लेनी है। वो बातें क्या हैं, थोड़ी सा ये छोटे से क्लास रहेगी, ठीक है, टाइम का थोड़ा सा इशू रहा है, ठीक है, आपको थोड़ी सी टाइम पर क्लास देने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए ये थोड़ी छोटी क्लास रखूंगा ना। चलो, तो ये बोरोन, ये 13th ग्रुप की क्या है, ऑक्साइड्स है। अब ये आपकी बोरोन की जो ऑक्साइड है ना, वो क्या है, मोर एसिडिक है और लेस बेसिक है। वो क्या है, मोर एसिडिक है। देखो ये जो बोरोन की ऑक्साइड है ना, इसमें दोनों गुण हैं, वैसे तो दोनों गुण हैं इसमें, एसिडिक नेचर भी है इसमें और बेसिक भी है, अम्लीय गुण भी है इसके अंदर और क्षारीय गुण भी हैं। लेकिन बात यह है कि इसमें अम्लीय गुण जो वो ज्यादा होते हैं और क्षारीय गुण जो वो कम होते हैं। ये बात समझ में आई या नहीं आई। बोरोन की ऑक्साइड जो है उसमें आपको अम्लीय गुण भी देखने के लिए मिलेंगे और क्षारीय गुण भी देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन दोनों में जब कंपैरिजन करते हैं अपन तो ज्यादा कौन सा है भाई, मोर क्या है, एसिडिक है, ज्यादा कौन सा है, अम्लीय गुण ज्यादा है और आपके क्षारीय गुण जो है वो कम है। बात समझ में आई या नहीं आई, आई। चलो फिर बात करूं मैं Al2O3 और Ga2O3, ये तो ये कैसे होता है, दोनों एल्यूमिनियम की ऑक्साइड और गैलियम की ऑक्साइड कैसी होती हैं, उभयधर्मी होती हैं। उभयधर्मी का मतलब क्या है, एम्फोटेरिक, इनमें दोनों गुण पाए जाते हैं, ये अम्लीय गुण भी दिखाती हैं और क्षारीय गुण भी दिखा देती हैं और बराबर के दिखाती हैं। ठीक है, समझ में आई या नहीं आई, आई समझ में। मैं ये बोल रहा हूं कि बोरोन की जो ऑक्साइड है वो
अम्लीय गुण ज्यादा होते हैं उसमें, क्षारीय गुण कम होते हैं उसमें। वही बात करूं मैं एल्यूमिनियम की ऑक्साइड और गैलियम की ऑक्साइड, तो वो कैसी होती है, उभयधर्मी होती है, उसके अंदर अम्लीय गुण और क्षारीय गुण दोनों होते हैं यार, समझ में आ गई। चलो फिर बात करूं मैं इंडियम की ऑक्साइड और थेलियम की ऑक्साइड। इंडियम और थेलियम की जो ऑक्साइड है वो कैसी है, बेसिक है, मतलब वो कैसी प्रॉपर्टी दिखाती हैं, कैसे गुण दिखाती हैं, क्षारीय गुण वो दिखाती हैं। कैसे गुण दिखाती हैं वो, क्षारीय गुण दिखाती हैं, ठीक है। एक बार वापस बोलते हैं, वापस कर लेते हैं। मैं बोल रहा हूं बोरोन की जो ऑक्साइड है वो ज्यादा क्या है, अम्लीय गुण दिखाती है और थोड़े से क्षारीय गुण दिखाएगी। वही बात करूं मैं एल्यूमिनियम की ऑक्साइड और गैलियम की ऑक्साइड, वो कैसे क्या काम करती हैं, वो उभयधर्मी होती हैं, एम्फोटेरिक होती हैं। मतलब क्या हुआ एम्फोटेरिक का, उभयधर्मी का मतलब क्या होता है कि भैया वो अम्लीय गुण भी दिखाएंगी और क्षारीय गुण भी दिखाएंगी, दोनों दिखाती हैं। वही बात करूं मैं इंडियम की ऑक्साइड और थेलियम की ऑक्साइड, तो इंडियम की और थेलियम की जो ऑक्साइड है वो क्या करती हैं, वो क्षारीय गुण दिखाती हैं, बेसिक नेचर की होती हैं। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, कुछ भी समझने वाली चीज नहीं है, याद रखनी है ये बातें कि भैया बोरोन की ऑक्साइड मोनोसिडिक और लेस बेसिक होती है, Al2-3 और Ga2-3 गैलियम की ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की ऑक्साइड कैसे होती है, उभयधर्मी, और ये बेसिक होती हैं। चलो भैया ऑक्साइड समझ में आ गई हमें। अब हमें हाइड्रोक्साइड भी बता दो कि हाइड्रोक्साइड की जो 13 जो ग्रुप है उसकी जो हाइड्रोक्साइड होती हैं उसके बारे में खास बातें कुछ हैं क्या, तो मैंने कहा बिल्कुल खास बातें हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो ये पहले तो आप देखो ये क्या है, 13th ग्रुप की क्या है, ऑक्साइड है, 13वें ग्रुप की ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड, सॉरी ऑक्साइड नहीं, हाइड्रोक्साइड है, 13वें ग्रुप की क्या है, हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। कौन कौन सी, ये बोरोन की हाइड्रोक्साइड हो गई, ये आपके एल्यूमिनियम की, ये गैलियम की, ये इंडियम की, ये थेलियम की, और ये बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ये क्या है, यही तो 13वें ग्रुप के एलिमेंट है, ठीक है। तो इनके हाइड्रोक्साइड है। अब इनकी खास बातें बताऊं आपको, तो ये जो बोरोन का जो हाइड्रोक्साइड है ना, बोरोन की जो हाइड्रोक्साइड है वो कैसी होती है, वीकली एसिडिक होती है। मतलब ये अम्लीय तो होती है लेकिन कमजोर होती है यार, बहुत ही कमजोर अम्लीय होती है ना, ये अम्लीय गुण दिखाती है लेकिन थोड़े कम दिखाती है। वही बात करूं मैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और गैलियम हाइड्रोक्साइड की, तो ये क्या करती हैं, ये एम्फोटेरिक होती हैं, वही उभयधर्मी होती है दोनों, इनकी ऑक्साइड भी उभयधर्मी और इनकी हाइड्रोक्साइड भी उभयधर्मी होती है, ठीक है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, गैलियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड और गैलियम ऑक्साइड कैसी होती हैं, ये उभयधर्मी होती है। मतलब ये बेसिक नेचर भी दिखाती हैं और एसिडिक नेचर भी दिखाती हैं, अम्लीय गुण भी दिखाएंगी और क्षारीय गुण भी दिखाएंगी, कोई दिक्कत है। चलो फिर बात करें अपन इंडियम हाइड्रोक्साइड की और थेलियम हाइड्रोक्साइड की, ये कैसे दिखाते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं, ठीक है, कैसे, क्षारीय गुण दिखाते हैं। चलो अब एक चीज और दिखाऊं मैं आपको, ये क्या है, बोरिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, बोरोन हाइड्रोक्साइड जो क्या बोलते हैं, बोरिक एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, बोरिक एसिड, ठीक है। अब इसके बारे में खास बात क्या है कि भैया ये एसिड तो है, ठीक है, ये बात तो यहां होगी ना, वीकली एसिडिक है, कमजोर ये अम्ल है, ठीक है, तो ये एसिड तो है, लेकिन इसकी खास बात यह कि नॉन प्रोटिक एसिड है, ठीक है, नॉट प्रोटिक एसिड है, ये प्रोटिक एसिड नहीं है। अब भैया प्रोटिक एसिड क्या होती है, तो मैंने कहा वो एसिड जिसको आप पानी में डाल दो, जिसको आप पानी में डालो तो वो क्या निकाल दे, अपना H+ दे दे। कोई एसिड आपके पास में, कोई एसिड है, उस एसिड को जब आप पानी में डालो और वो पानी में डालने के बाद में क्या दे दे, H+ आयन रिलीज कर दे, H+ अपना बाहर निकाल दे, एक प्रोटॉन अपना बाहर निकाल दे, वो क्या होती है, प्रोटिक एसिड होती है। ऐसी एसिड जो पानी में डालने पर अपना H+ बाहर निकाल दे वो क्या होती है, प्रोटिक एसिड होती है। इतनी बात दिमाग में बैठी या नहीं बैठी, जल्दी बताओ भाई, इतनी बातें दिमाग में बैठी तो आगे बात करेंगे, है ना। मैं ये बोल रहा हूं ऐसी एसिड जिसको पानी में डालने पर वो H+ बाहर निकाल दे वो होती है प्रोटिक एसिड, ठीक है भैया। अब ये बोरिक एसिड जो है ना आपकी, ये कैसी होती है, नॉट प्रोटिक एसिड होती है, मतलब ये प्रोटिक एसिड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये पानी में डालने पर H+ नहीं देगी। तो देखो ये बोरिक आपकी क्या, बोरिक एसिड, इसको मैंने पानी में डाला, H2O में डाला, ठीक है। अगर ये प्रोटिक एसिड होती तो H+ देती, लेकिन ये H+ नहीं देती है, ठीक है। तो भैया ये H+ ये किसका है, यहां पर H+ हमें तो दिखाई दे रहा है, इस रिएक्शन में हम ध्यान से देखें तो हमें तो H+ दिखाई दे रहा है, तो इसने H+ तो दिया है, तो आप कैसे बोल रहे हो ये प्रोटिक एसिड नहीं है।
आपने अभी तो हमें ये तो डेफिनेशन बताई प्रोटिक एसिड की कि भैया जो पानी में डालने पर H+ दे देता है वही प्रोटिक एसिड होती है। अब हमने रिएक्शन देखी इसमें, ये आपकी बोरिक एसिड, इसको पानी में डाला तो यहां पर हमें H+ दिखाई दे रहा है, तो ये प्रोटिक एसिड तो है, आप तो झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा ये H+ जो है ना ये इस बोरिक एसिड से नहीं आया है, तो आप बोलोगे भैया कहां से आया है, मैंने कहा ये H2O का H+ है। ये कैसे हुआ, ये जो H+ है ये कहां से आता है, ये आता है H2O से। देखो जब अपन रिएक्शन करवाते हैं किसकी, बोरिक एसिड की जब हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, H2O के साथ में, पानी के साथ में जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, H2O में आप सबको पता है क्या होता है, एक H होता है, एक H है एक OH है, ठीक है, ये बात तो पता ही है ना, ये बात तो पता ही है यार, एक H एक OH, ठीक है। इस OH को क्या है कौन एक्सेप्ट कर लेता है, ये BOH, ये आपका जो बोरिक एसिड है ये क्या कर लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है। ये OH जो है वो किसके साथ में जुड़ जाएगा, बोरिक एसिड के साथ में, और जो H बच गया ना, जो H बच गया वो यहां से बाहर निकल जाता है, वो ये H है। तो ये H कहां से आया है, ये H+ कहां से आया है, ये इस बोरिक एसिड से नहीं आया है, इससे नहीं आया है, ये H2O से आया है, ठीक है। H2O क्या है, HOH है, ठीक है। ये OH किसके साथ में जुड़ गया, इस बोरिक एसिड के साथ में जुड़ गया, बच गया कौन, आपका H, ठीक है। ये H+ जो है वो बाहर निकल जाता है। तो यहां पर जो H+ निकल रहा है ना वो कहां से निकल रहा है, H2O से निकल रहा है। तो मतलब बोरिक एसिड जो है वो क्या है, प्रोटिक एसिड नहीं है। अगर ये प्रोटिक एसिड होती तो ये अपना H+ बाहर निकालती, लेकिन ये अपना H+ बाहर नहीं निकालती है, ये H2O से H+ बाहर निकला है और ये क्या बन जाता है, BOH, ठीक है। ये बात समझ में आई नहीं आई, प्रोटिक एसिड और प्रोटिक एसिड समझ में आई। तो बोरिक एसिड कैसी होती है, प्रोटिक एसिड नहीं होती है। फिर बात करें अपन हैलाइड्स की तरफ चलते हैं, हैलाइड्स की तरफ चलते हैं। तो ये अपने हैलाइड्स क्या होते हैं भाई, वही हैलोजन ग्रुप जुड़े हुए हो वही हैलाइड्स हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, 13वें ग्रुप के क्या हैलाइड्स हैं, ये क्या है 13वें ग्रुप के हैलाइड्स हैं। BX3 बोरोन, BX3, X का मतलब क्या है यहाँ पर, X का मतलब है कि यहां पर कोई सा भी हैलोजन हो सकता है, F3 Cl3 I3 Br3, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, BBr3 Bi3 BF3 कोई सा भी हो सकता है ना, ठीक है। वैसे ही ALX3 GX3 INX3 TLX3 है ना। ये TLX3 जो है वो स्टेबल नहीं होता है। क्यों स्टेबल नहीं होता है, इसका रीजन मैं फर्स्ट लेक्चर के अंदर बता चुका हूं, क्योंकि इसकी क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट जो +1 स्टेट के अंदर ये बढ़िया स्टेबल होता है, तो यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन आ जाती है, इसलिए ये स्टेबल नहीं होता है ना। इसका रीजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अब ये देखो इसमें हैलाइड्स जो है इनके क्या लेविस एसिड कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होते हैं डाउन द ग्रुप, ठीक है। जब अपन ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं ना, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो लेविस एसिड जो कैरेक्टर हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं, डिक्रीज होते हैं। अब आप बोलोगे भैया ये लेविस एसिड कैरेक्टर होते क्या, ये लेविस एसिड क्या होते हैं, पहले तो वो बताओ हमें, फिर बात करेंगे अपन कैरेक्टर की डिक्रीज या इंक्रीज की, तो बात करेंगे। पहले ये होते क्या वो बताओ, चलो बता देते हैं, आ जाओ बताता हूं। ये आपका है बोरोन, ये आपका है बोरोन, ठीक है। और ये क्या है आपका फ्लोरीन, एक और फ्लोरीन, एक और फ्लोरीन, ठीक है। BF3 का स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, BF3। इसके पास में कितने हैं भैया, 1 2 3 4 5 6 और एक साथ 1 2, यहाँ नहीं बनाते हैं, थोड़ा सा सही बनाते हैं, 1 2 और 3, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये तो आपको पता है कि इसके पास में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, इसके पास में कितने हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में कितने 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लोरीन के पास में, हैलोजन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल के अंदर अच्छे से बता चुका हूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे याद रखना है वो बता चुका हूं आपको, है ना। तो इसलिए मैंने आपको कहा केमिस्ट्री के लेक्चर्स तो आपको सीक्वेंस में देखने चाहिए। चलो अब यहां पर देखो इनके बीच में बनता है बॉन्ड, ठीक है। ये बनेगा, ये बॉन्ड बन गया, ये लो जी ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया। जब ये बॉन्ड बना ना, जब ये बॉन्ड बना तो ये देखो फ्लोरीन के पास में कितने हो गए भैया, 7 थे इसके पास में, एक इसने इसे शेयर कर लिया तो क्या हो गए 8 हो गए, है ना। ये वाला भी क्या कर देता है, ये अपना ही मान लेता है, ऐसे गोल बना लो, ये गोला बना लो। अब इस गोले के अंदर देखो 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 हो गए भाई। फ्लोरीन के पास में कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, तो फ्लोरीन तो राजी हो गया, ठीक है। वही बात करें इस फ्लोरीन की, इसके पास में भी 8, ये फ्लोरीन भी राजी। वही बात करें इस फ्लोरीन की बात, तो ये भी राजी। अब बात करते हैं बोरोन की, कि भैया बोरोन सबको राजी कर रहा है, खुद तो राजी है क्या वो। अब बोरोन की देख लेते हैं, बोरोन खुद खुश है या नहीं है। ये देखो ये गोला बनाया अपन ने, 1 2 3 4 5 6, ये तो भैया नाराज है बिल्कुल, ये तो बिल्कुल उदास बैठा है बिल्कुल बोरोन। तो कैसे बैठा है भैया, इसके पास में 6 ही है, सबके इसने 8 कर दिए, ठीक है। ये सारे जितने फ्लोरीन इससे जुड़े सबके इसने 8 कर दिए, लेकिन खुद के बेचारे के इसके पास में 6 ही है।
इसके पास में तो 6 इलेक्ट्रॉन हुए, टोटल कितने होने चाहिए? 8 होंगे, तभी तो स्टेबल होगा, तभी तो ऑक्टेट पूरा होता है ना, तभी तो जो अष्टक है वो पूरा होता है, ऑक्टेट पूरा होता है। यहां पर क्या है, इसके बाद में 6 ही है, 2 की कमी है, 2 की कमी है, तो उस 2 की कमी को पूरा करने के लिए क्या करता है, ये लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। किसी से क्या ले लेता है? लोन पेयर ले लेता है, ठीक है। इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, अगर इसके पास में बोरोन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए ना यार, 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आ जाए तो इसके पास में 8 हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो ये बोरोन क्या करता है? कहीं से क्या करता है? लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। और मैं ये बोल रहा हूं, जो एटम या फिर जो एलिमेंट, जो तत्व है लोन पेयर को एक्सेप्ट कर ले, लोन पेयर को एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार कर ले, वो क्या होता है? लेविस एसिड होता है। ऐसा तत्व जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर ले वो क्या होता है? लेविस एसिड होता है। यहां पर बोरोन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, बॉन्ड बनाने के बाद में भी क्या है? इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। इस वजह से क्या है? ये लेविस एसिड के रूप में अपने खुद को दर्शाता है। क्योंकि लेविस एसिड के रूप में इसलिए दर्शाता है, लेविस एसिड होता क्या है? जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए क्या करता है? ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर ले उसी को लेविस एसिड बोलते हैं। तो यहां पर बोरोन क्या है? लेविस एसिड के रूप में काम करता है। तो बोरोन नहीं, ये सारे जो 13th ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है, 13वें ग्रुप के जितने भी तत्व हैं, वो सारे के सारे क्या है? लेविस एसिड के रूप में खुद को दर्शाते हैं, खुद को शो करते हैं। तो यही बात यहां लिख रहे हैं कि 13th ग्रुप के हैलाइड्स लेविस एसिड होते हैं। 13वें ग्रुप के जो हैलाइड्स हैं वो कैसे होते हैं? लेविस एसिड होते हैं। क्यों होते हैं? सबके पास में वही 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी रहेगी, तो वो क्या करते हैं? लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। जब लोन पेयर एक्सेप्ट करेंगे तो वो क्या होते हैं? वही लेविस एसिड होते हैं। वो एलिमेंट्स, वो तत्व जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेते हैं वही लेविस एसिड होते हैं। तो इसलिए जो 13वें ग्रुप की जो हैलाइड्स हैं वो कैसे होती हैं? लेविस एसिड होती हैं। अब लेविस एसिड तो आपको समझ में आ गया कि लेविस एसिड क्या होती है, लुईस अम्ल क्या होता है, लुईस एसिड क्या होती है। लेकिन ये लेविस एसिड जो है, लुईस एसिड बोल दो, लेविस एसिड बोल दो, जो आपका जी करे वो बोल दो, ठीक है। अपना क्वेश्चन सही होना चाहिए, सीधी सी बात ये। तो लेविस एसिड है ना, ये सबसे ज्यादा लेविस एसिड कौन होता है इनमें? सबसे बढ़िया एसिडिक कौन होता है? तो मैंने कहा कि बोरोन वाला जो है ना, ये BX3 जो है ना, वो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। लेविस एसिडिक सबसे ज्यादा कौन होता है? ये BX3, ठीक है। और सबसे कम कौन होता है? TLX3। कम क्यों होता है? सबसे ज्यादा क्यों होता है? BX3 सबसे ज्यादा क्यों होता है? तो मैंने कहा कि ग्रुप में देखो, आप सबको पता है कि ग्रुप में जब अपन ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो साइज क्या होती है? बढ़ती है। साइज क्या बढ़ती है? मतलब इस ग्रुप के अंदर सबसे छोटा कौन है? बोरोन सबसे छोटा है, ठीक है। अब जो 2 लोन पेयर ये एक्सेप्ट करेगा, 2 लोन पेयर जब ये लेगा ना, तब वो सबसे पास किसके आएंगे? न्यूक्लियस के पास, सबसे पास किसके आएंगे? बोरोन के अंदर, ठीक है। जो लोन पेयर इसने एक्सेप्ट किया है बोरोन ने, वो न्यूक्लियस के पास में आ जाएंगे, बिल्कुल एकदम से कस के पकड़ लेगा उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को। जो 2 लोन पेयर आए हैं, जो लोन पेयर आया है, सॉरी 1 लोन पेयर है, जो लोन पेयर आया है उसको कस के पकड़ लेगा। कौन पकड़ लेगा? बोरोन, क्योंकि इसकी साइज छोटी है। वही बात करूं मैं इंडियम की साइज बड़ी बड़ी है, ठीक है। साइज बड़ी तो इलेक्ट्रॉन जो जिसने एक्सेप्ट किए हैं, जो लोन पेयर इसने एक्सेप्ट किए हैं, उनको ये कस के नहीं पकड़ पाएगा, ठीक है। तो ये कम लेविस एसिड होता है, ये अधिक लेविस एसिड होता है। कौन? बोरोन वाला। तो बोरोन ज्यादा लेविस एसिड होता है और जो इंडियम, थेलियम ये कम होते हैं। तो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं अपन ग्रुप के अंदर, तो लेविस एसिड कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं, कम होते हैं। जब अपन डाउन द ग्रुप आते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ, एरो का निशान देख लो, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो ये क्या होते हैं? कम होते हैं। चलो अब एक चीज देखो यहां पर, ये आपका ऑर्डर देखो भाई। अब अगर आपको ये बोल देगा भैया, आपको ये बोल देगा कि बोरोन, आपको बोरोन दे दिया, BF3 दे दिया, ALF3 दे दिया, GF3 दे दिया, ठीक है, ये आपको दे दिए, ठीक है। फिर आपको बोले कि भैया इनका लेविस एसिड का मैं ऑर्डर बताओ, कौन ज्यादा लेविस एसिड होगा, तो आप बोल दो कि भैया बोरोन वाला ज्यादा होता है क्योंकि उसकी साइज छोटी होती है। लेकिन अब क्या करें, आपको सारे के सारे बोरोन ही दे दे और वहां पर क्या हेलोजन चेंज कर दे, वहां पर हेलोजन को क्या कर दे? चेंज कर दे। एक आपको BF3 दे दिया, एक दे दिया आपको BI3 दे दिया, BBr3 दे दिया, BCl3 दे दिया। अब क्या करोगे भैया? इसने हेलोजन चेंज किए हैं, बोरोन तो सारा सेम ही रख लिया, बोरोन सारा सेम रख लिया। अब बताओ कौन सा ज्यादा लेविस एसिड होता, कौन सा अधिक लेविस एसिड होगा? तो आपके दिमाग में एक बात आई होगी, ठीक है, ना आई तो भी मैं आपको बता देता हूं, आनी चाहिए आपकी बात के दिमाग में, कि भैया ये बोरोन है, इससे ये एक फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, ये दूसरा फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, ये तीसरा फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, ये BF3 है। तो BF3 सबसे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम सबको पता है कि फ्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा,
इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ये खींचता है। फ्लोरीन जो है वो बोरोन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, खींच रहा है। इधर से दूसरा फ्लोरीन जो है, ये फ्लोरीन जो है इधर से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इधर से खींचेगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। तो बोरोन के पास में कमी हो जाएगी यार इलेक्ट्रॉन्स की, पहले से कमी है और भी कमी हो जाएगी, क्योंकि इसके पास जो थे वो भी कौन खींच रहा है, ये फ्लोरीन खींचने लग गए, तो इसमें क्या जाएगा, पार्शियल +3 का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और कमी होगी इसके पास में, तो सबसे ज्यादा जो जिसके पास में जितनी इलेक्ट्रॉन्स की कमी वो उतना जल्दी क्या कर लेगा, जो लोन पेयर उनको एक्सेप्ट करेगा, तो जितनी जल्दी लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, लेविस एसिड होगा। ठीक है, तो अपना दिमाग से क्या होना चाहिए भैया कि जो BF3 है उसके सबसे ज्यादा लेविस एसिड होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है यार, ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है ऐसा होता क्यों नहीं है, अब उसकी बात करेंगे अपन, है ना। इस ऑर्डर को है ना अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं किससे, कि ये भैया BF3 सबसे ज्यादा लेविस एसिड होना चाहिए था, लेकिन Bi3 क्यों हुआ, इसको अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं किससे, बैक बॉन्डिंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बैक बॉन्डिंग होती क्या है, पहले तो वो समझो बैक बॉन्डिंग होती है। देखो बैक बॉन्डिंग होने के लिए सबसे पहली जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, कि एक कोवेलेंट बॉन्ड हो, एक क्या हो, कोवेलेंट बॉन्ड हो। बैक बॉन्डिंग तभी होगी जब एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, बिल्कुल पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि एक के पास में क्या होना चाहिए, एक के पास वेकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए, खाली ऑर्बिटल होनी चाहिए ना, ऑर्बिटल होनी चाहिए, एक मिनट, खाली ऑर्बिटल होनी चाहिए, और दूसरे फुल्ली फिल्ड, पूरी भरी हुई फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल हो। ठीक है, ये दूसरी हो गई भाई, ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन की बात करूं मैं, तीसरी कंडीशन एलिमेंट या तो दोनों एलिमेंट का लिखते हैं, एक मिनट, दोनों एलिमेंट या तो सेकंड पीरियड के हों, या एक सेकंड पीरियड का और एक थर्ड पीरियड का हो, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन जो फुलफिल करेगा ना, ये तीनों कंडीशन जो फुलफिल करेगा वो क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग कर सकता है। ठीक है, पहला तो क्या होना चाहिए भैया, एक दो एलिमेंट है, ठीक है। बैक बॉन्डिंग किसके बीच में होती है, दो एलिमेंट्स के बीच में होती है ना, दो एलिमेंट है, दो तत्वों के बीच में तो बॉन्डिंग बनता है ना। हाँ, तो बैक बॉन्डिंग क्या है वही समझा रहा हूं कि बैक बॉन्डिंग भी एक टाइप का बॉन्ड ही है। ठीक है, ये होती क्या है, पहले तो उन दोनों जो एलिमेंट जिनके बीच आप बैक बॉन्डिंग करवा रहे हो, दो एलिमेंट्स के बीच में, उनके बीच में क्या होना चाहिए, एक पहले से कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए भैया है। दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरी चीज, वो दोनों एक के पास में क्या होना चाहिए, खाली ऑर्बिटल होनी चाहिए और दूसरे के पास में भरी हुई ऑर्बिटल होनी चाहिए। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या है, या तो दोनों ही एलिमेंट किसके हों, सेकंड पीरियड के हों, या फिर उनमें से एक सेकंड का हो, एक थर्ड पीरियड का हो। ठीक है, अगर फोर्थ का होगा फिर बैक बॉन्डिंग इतनी बढ़िया नहीं होगी, मतलब होगी नहीं, ऐसे समझो। अगर फिफ्थ पीरियड का है तो और भी खराब होगी। ठीक है, ये समझ में आई बात। चलो, तो यहां पर देखो भैया, यहां पर मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। ये आपका है बोरोन, ठीक है, ये आपका फ्लोरीन, एक मिनट इसको यहां ऐसे बना लेते हैं। ये आपका क्या है, फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ठीक है, BF3। यहां पर देखते हैं अपन बोरोन का। ठीक है, बोरोन को एक्साइटेड स्टेट के अंदर, मैं एक्साइटेड स्टेट आपको बता चुका हूं। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट, एक होती है ग्राउंड स्टेट और एक होती है एक्साइटेड स्टेट, है ना। तो एक्साइटेड स्टेट के अंदर क्या होता है, एक जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपन उठाकर आगे वाली ऑर्बिटल के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। तो यहां पर देखो अपन इसका वो लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, ये ऐसा आ जाएगा, ये आपकी कुछ हो जाएगी ऐसी। पहले इसको मैं आपको बता देता हूं पूरा, 1 2s1 और 2p2 और यहाँ पर 1s2। ठीक है, ये S2 इसीलिए नहीं है ना, ये S2 होना चाहिए, आपके दिमाग में आया ये S2 होना चाहिए, लेकिन ये S2 इसीलिए नहीं है क्योंकि ये एक्साइटेड स्टेट के अंदर लिख रहा हूं मैं। क्या लिख रहा हूं, एक्साइटेड स्टेट के अंदर। और एक्साइटेड स्टेट का मतलब यही है कि यहां पर जो एक इलेक्ट्रॉन था ना, दो वाला जो इलेक्ट्रॉन था उसको मैं आगे शिफ्ट कर दिया मैंने ना। चलो, अब इसका मैं आपको बनाकर दिखाता हूं,
ये क्या है आपका, थोड़ा ढंग से बन जाए यार, ये आपका 2s1 और ये आपका 2p2, ठीक है। ये आपका होगा बोरोन का सिस्टम, ठीक है। वहीं मैं बात करूं फ्लोरीन का, ये मैं दिखाऊं आपको फ्लोरीन का, तो इसका कैसा हो जाएगा 1s2 2s2 2p5, 2p5, ठीक है। तो इसको बनाओ भाई, ये आपका हो गया 2s2, ये हो गया आपका 2s2 और 2p5 की बात कर लें, ये आपका हो गया 2p5, थोड़ा छोटा कर लें इसको, ये हो गया आपका 2p5, ये 4 हो गए और ये 1, ठीक है। ये एक ही तो बॉन्ड बनाएगा ना, इसको ही तो बॉन्ड की जरूरत है, ये बाकी सारे तो फुली फिल्ड है, ये तो सारे पूरे भरे हुए हैं। इसके अंदर एक की कमी है, वो एक की कमी कैसे होगी, ये फ्लोरीन खाली, इसमें एक की कमी है तो ये फ्लोरीन बोरोन के साथ में, फ्लोरीन जो है वो बोरोन के साथ में जुड़ेगा तो इस एक की कमी पूरी हो जाएगी, तो ये बढ़िया फुली फिल्ड हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो जो मैंने कंडीशन लिखी वो सारी फुलफिल हो रही है क्या। पहले तो एक कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए, 2 एलिमेंट्स है, बोरोन और फ्लोरीन 2 एलिमेंट है, इनके बीच में क्या होना चाहिए, पहले से एक कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए। बिल्कुल भैया है, कोवेलेंट बॉन्ड तो है, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड मिल गया। एक के पास वेकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए और दूसरे के पास में फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल होने चाहिए। भैया वेकेंट ऑर्बिटल है, खाली जगह तो है, दिख रही है हमें खाली जगह, ये क्या है वेकेंट है, वेकेंट है, ठीक है। और ये क्या है फुल्ली फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड है, तो एक के पास में खाली जगह भी है और दूसरे के पास में पूरे भरे हुए भी हैं, ठीक है। फिर तीसरी कंडीशन क्या बोल रहा है कि दोनों एलिमेंट या तो सेकंड पीरियड के हों या फिर सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड को, एक सेकंड पीरियड का एक थर्ड पीरियड का। तो फ्लोरीन और बोरोन दोनों ही क्या है सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। तो तीनों कंडीशन बढ़िया से ये पूरी कर रहे हैं, इसलिए इनके बीच में बैक बॉन्डिंग हो सकती है, ठीक है। ये आपका बोरोन की जो है वो खाली वाली ऑर्बिटल बना रहा हूं मैं, चलो इसको सही से बना लेते हैं, ठीक है। ये बोरोन की जो खाली ऑर्बिटल है ये मैंने आपको यहां पर बना दी। अब ये फ्लोरीन की जो भरी हुई ऑर्बिटल है उसको बना लेता हूं मैं, इसको थोड़ा अलग कलर से बना लेता हूं ताकि आपको सही दिखे। ये आपकी फ्लोरीन की भरी हुई ऑर्बिटल है, ठीक है। अब फ्लोरीन जो बोरोन है, ये बोरोन जो है ये इस फ्लोरीन को बोलेगा देख भाई मैंने तेरे पास में एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, मैंने वो पूरी कर दी, लेकिन यार मेरे साथ में दिक्कत है, मेरे पास में अभी भी कमी है, ठीक है। एक शेयर करने के बाद में मेरे पास में कमी है, अभी भी मेरे पास कमी रह गई, तो मेरा थोड़ी सी हेल्प कर दे। तो फ्लोरीन बोलेगा, बोले भाई तू बता दे क्या हेल्प करूँ, देख तेरे साथ में मेरा रिश्ता बन ही गया है, बॉन्ड का मतलब क्या होता है रिश्ता ही होता है ना, तो तेरे साथ में मेरा रिश्ता बन गया है, तो रिश्ता बन गया है तो यार बता दे मैं तेरी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो उसने कहा कि यार देख सारी कंडीशन हम फुलफिल कर रहे हैं, 3 कंडीशन होती हैं बैक बॉन्डिंग के लिए, सारी अपन फुलफिल कर रहे हैं, तो एक काम कर ले मेरे साथ बैक बॉन्डिंग कर ले, मेरे साथ में बैक बॉन्डिंग कर ले, तेरे पास में भरे हुए हैं ऑर्बिटल, मेरे पास में खाली है, तो मेरे साथ में क्या कर ले बैक बॉन्डिंग कर ले। तो ये क्या कर लेते हैं यहां पर बैक बॉन्डिंग कर लेते हैं, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ में शेयर कर लेता है, ठीक है। तो अब क्या है आप बोरोन भी राजी और आपका फ्लोरीन भी राजी, ये होती है बैक बॉन्डिंग। ये क्या होती है बैक बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो मैं यहां पर एक चीज लिखूं, एक मिनट जगह नहीं है क्या, चलो एक पेज क्रिएट कर लेते हैं। मैं यहां पर एक बात लिखूं कि भैया मैक्सिमम बैक बॉन्डिंग, ठीक है, अधिकतम बैक बॉन्डिंग कम से कम लेविस एसिड के गुण है, एसिड ये कैरेक्टर लिख देता हूं ना। ये बात समझ में आई या नहीं आई। अगर अधिकतम बैक बॉन्डिंग होगी तो कम से कम क्या होगी लेविस एसिड के गुण होंगे, लेविस एसिड के कैरेक्टर कम से कम होंगे। अब आपको पता है BF3 के बीच में बैक बॉन्डिंग बढ़िया से होगी, इसके पास में बोरोन के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, इसने इलेक्ट्रॉन कहां से ले लिया इस फ्लोरीन से ले लिए, कैसे बैक बॉन्डिंग करके, इलेक्ट्रॉन की कमी थी तभी तो ये क्या कर रहा था लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा था, ठीक है। उसी को तो अपन ने क्या बोला था लेविस एसिड बोलते किसको है भाई, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर ले उसको क्या बोलते हैं अपन लेविस एसिड बोलते हैं। यहां पर क्या हो रहा है इसने क्या ले लिए लोन पेयर ना लेके इसने फ्लोरीन से क्या कर ली बैक बॉन्डिंग कर ली। अब इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इसने इससे ले लिए भाई, अब तो इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है तो ये लेविस एसिड नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये लोन पेयर को इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा, जो लोन पेयर है उनको इतनी आसानी से अपने अंदर नहीं लेगा, जो इतने
आसानी से लोन पेयर को नहीं लेगा तो वो खराब लेविस एसिड होता है, बढ़िया लेविस एसिड नहीं होता। तो जिसकी बैक बॉन्डिंग अधिकतम होगी, बैक बॉन्डिंग जिसकी ज्यादा, उसके कम से कम क्या होंगे, लेविस एसिड के कैरेक्टर होंगे। इसका मतलब ये तो हमें समझ में आ गया कि BF3 जो है वो सबसे कम क्या है, लेविस एसिड का कैरेक्टर दिखाएगा। वही बात करें BI3 सबसे ज्यादा दिखाएगा। तो अब आप बोलोगे भैया BI3 भी तो बैक बॉन्डिंग कर सकता है, तो मैंने कहा बिल्कुल कर सकता है, लेकिन एक मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी, 3 कंडीशन बताई थी। अगर वो पूरी कर रहा है ना, 3 कंडीशन अगर कोई पूरी कर रहा है तो वो कर लेगा। आपको पता है कि BF3 में क्या है, फ्लोरीन किसका है, ब्रोमीन बोल रहा हूं, बोरोन किसका है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। वही बात करूं मैं, फ्लोरीन किसका है, सेकंड पीरियड का, तो 2p के बीच में क्या हो रही है, बैक बॉन्डिंग। वही बात करूं BCl3, तो बोरोन किसका है, सेकंड पीरियड का, ठीक है, और Cl किसका है, थर्ड पीरियड का, तो इनके बीच में बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। वही बात करूं मैं BBr3 की, तो एक सेकंड का है, दूसरा किसका है, फोर्थ पीरियड का। इसमें क्या है, एक सेकंड का, बोरोन तो सेकंड का है, लेकिन आयोडीन किसका है, फिफ्थ पीरियड का है। तो इनके बीच में तो बैक बॉन्डिंग होती नहीं है, और जिनके बीच में बैक बॉन्डिंग नहीं होती वो क्या है, बढ़िया लेविस एसिड होंगे। जिसके अंदर बैक बॉन्डिंग ज्यादा वो लेविस एसिड का कैरेक्टर कम दिखाएगा, और जिसके अंदर बैक बॉन्डिंग नहीं होगी वो लेविस एसिड के कैरेक्टर ज्यादा दिखाएगा। तो यहां पर BI3 और BABR3 के अंदर बैक बॉन्डिंग बिल्कुल होती ही नहीं है। बैक बॉन्डिंग नहीं होती है तो इस वजह से ये क्या है, बढ़िया लेविस एसिड होते हैं। दिमाग में बैठ गई। चलो थोड़ा सा और कर लेते हैं, उसके बाद में खत्म करेंगे। ये क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, चलो इससे पहले ये कर लो। बोरोन की अधिकतम सहसंयोजकता कितनी होती है, कोवेलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। कोवेलेंसी बता चुका हूं कि भैया कितने ज्यादा से ज्यादा कितना बॉन्ड बना सकता है। कोवेलेंसी सहसंयोजकता क्या होती है कि भैया कोई भी तत्व है ज्यादा से ज्यादा कितने बॉन्ड बना सकता है, वही उसकी कोवेलेंसी होती है। कोई भी तत्व है ज्यादा से ज्यादा कितने बॉन्ड बना सकता है, वही उसकी क्या होती है, कोवेलेंसी उसकी होती है। ये बात दिमाग में बैठ गई। तो मतलब बोरोन क्या है, अधिकतम से अधिकतम कितने बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता है। वही बात करूं मैं एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम की अधिकतम सहसंयोजकता कितनी होती है, 6। मतलब एल्यूमिनियम जो है वो कितने बॉन्ड बना सकता है, ज्यादा से ज्यादा। ऐसा नहीं कि 6 ही बॉन्ड बनाएगा, कम भी बना सकता है यार, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितना बना सकता है, 6 बनाएगा, है ना। वही बात करो बोरोन की, तो ज्यादा कम, ऐसा नहीं कि सबके साथ में 4 बॉन्ड बनेगा, ना 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 ना, ज्यादा से ज्यादा, अगर ज्यादा से ज्यादा बनाए, इसको बनाने पड़े, तब ये 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता है। ठीक है, चलो अब ये हुआ कैसे वो भी थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद में खत्म करते हैं आज का लेक्चर, है ना। तो आपको पता है बोरोन का क्या है, 1s2 2s2 2p2। ठीक है, इसको एक्साइटेड स्टेट में लिखूं मैं, तो इसको मैं 1s1 कर देता हूं। अब ठीक है, ठीक है। अब यहां पर देखो आप, ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये 2s वाला है, ये 2s है और ये 2p है। ठीक है, ये ऐसे है। ठीक है, यहां पर क्या एक वेकेंट ऑर्बिटल है, यहां पर क्या है, एक वेकेंट ऑर्बिटल है, खाली और पड़ी, खाली वेकेंट मतलब खाली। ठीक है, और ये क्या है, एक कोवेलेंट बॉन्ड इससे बन जाएगा, एक कोवेलेंट इसने बना लिया, एक कोवेलेंट इसने बना लिया, एक कोवेलेंट इसने बना लिया, तो 3 बॉन्ड तो ये बन गए, 3 बॉन्ड तो ये बन जाएंगे। ठीक है, और एक क्या है, इसमें अक्सर ये बना लेगा, ये जो खाली पड़ा है ना, इसके बाद में खाली भी तो पड़ा है, तो एक है ये इस खाली वाली जगह में बना लेगा। तो ये कितने बना सकता है, ज्यादा से ज्यादा 4 बॉन्ड बना सकता है, इससे ज्यादा नहीं बना सकता है। ठीक है, वही बात करूं मैं एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम की बात कर लेते हैं। चलो ये आपका एल्यूमिनियम है। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा हूं ना मैं, एक्साइटेड स्टेट की, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 3s1 3p2 और 3d0। ठीक है, इसको लिखते हैं अपन, ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये आपका कुछ ऐसा दिखेगा। वहीं बात करें 3d की, ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो देखो ये एक कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, ये दूसरा कोवेलेंट, ये तीसरा कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। अब देखो 3 तो इसके पास में बन गए, ये एक खाली यहां पड़ी है। ठीक है, ये खाली पड़ी है, तो ये क्या है, वैकेंट है। एक पी के अंदर वैकेंट है, डी के अंदर वैकेंट है, एक ये हो गए वैकेंट है, एक और डी की वैकेंट है। ठीक है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बना सकता है। कितने बना सकता है, 6 बॉन्ड। तो आपके दिमाग में आना चाहिए भैया ये डी के अंदर ये 1 2 3, ये 3 और भी तो खाली पड़े हैं, और भी बना सकता है। मैंने कहा नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि अगर ये 6 ये इतने बाहर से ले आएगा ना, ये वैकेंट 3 खाली पड़ी हैं, इसके बाद में तो कितने थे, 3 की बनाने की औकात थी, लेकिन ये 3 खाली जो पड़े थे इसमें भी इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे तो आपस में क्या करने लग जाएंगे, वो रिपल्सन करने लग जाएंगे, एक दूसरे को क्या मानने लग जाएंगे, धक्का। क्योंकि इलेक्ट्रॉन सारे क्या है, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। आपको पता सारे नेगेटिव चार्ज इतना सारा आ जाएगा, ये अपन बाहर से वैकेंट डी और जो वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, इनके अंदर अपन जो इलेक्ट्रॉन ला रहे हैं, ठीक है, जब ये ला रहे हैं तो क्या होगा,
रिपल्सन बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, रिपल्सन बढ़ेगा तो फिर ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। तो 6 तक ही बॉन्ड बनते हैं किसके, एल्यूमिनियम के, और बोरोन जो है वो 4 बॉन्ड बना सकता है। अब आपके दिमाग में एक चीज़ हो सकती है कि भैया बोरोन जो है उसके भी अंदर भी तो डी ऑर्बिटल हो सकती है, तो मैंने कहा ये अगर आपके दिमाग में आ रही है तो उसको अभी दिमाग से निकाल दो। क्यों? क्योंकि बोरोन क्या है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड पीरियड के अंदर यार कहाँ से डी ऑर्बिटल आ जाएगी। चलो डी ऑर्बिटल होती नहीं है उसके अंदर। चलो अब इक्वेशन देखो फिर ये खत्म करते हैं लेक्चर आज का। BF3 BCl3 BBr3 की लेविस एसिड के रूप में व्यवहार करने की प्रकृति का घटता हुआ क्रम बताओ। AIPMT 2010 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, जल्दी से बताओ। आज ही अपन ने अभी थोड़ी देर पहले किया है, आज ही क्या, अभी थोड़ी देर पहले किया, 5 मिनट पहले ही, कि BF3 BCl3 और BBr3 जो है इनका लेविस एसिड के रूप में व्यवहार करने की प्रवृत्ति का घटता हुआ क्रम बताना है। घटता हुआ क्रम आपको बताना है कि सबसे कम लेविस एसिड कौन होगा, सबसे उसका आपको बताना है, ठीक है। घटता हुआ क्रम, पहले ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो इसमें क्या है, इसमें BCl3 को सबसे ज्यादा बता रखा है और BBr3 को सबसे कम बता रखा है। सबसे कम BBr3 थोड़ा होता है और BF3 को बीच बता रहा, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले तो ये अपन ने किया ना यार, यही तो अपन ने किया है अभी थोड़ी देर पहले, ये देखो यही तो कहे, यही ऑर्डर पूछ रहा है वो। चलो घटता हुआ क्रम पूछ रहा है अपन को, घटता हुआ क्रम पूछ रहा है, तो सबसे कम किसका होगा, BF3 का सबसे कम होता है, तो सबसे घटता हुआ BF3, ये इसमें BF3 मुझे दिखाई दे रहा है, तो बस यही ऑप्शन जाएगा भाई, ठीक है। BBr3 का सबसे ज्यादा और BCl3 का उससे कम, और सबसे कम किसका होगा, BF3 का। तो घटता हुआ क्रम में अपन को पूछ रहा है, वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ये AIPMT 2010 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसी पर बेस्ड था। तो आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे इतना ही, इसके आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तक वीडियो कर पसंद आया लाइक कर देना, और समझ में आया या नहीं आया कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, वापस बोल दिया, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।